Dear students, today we will start chapter 2 forms of business organization. अब ठीक है, हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि बिजनेस को शुरू करना है, लेकिन बिजनेस की कौन सी टाइप हमने शुरू करनी है? ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की फॉर्म्स हैं हमारे पास। उन सबको पढ़ने के बाद हमें उन सभी फॉर्म्स के बारे में जो है उनके मेरिट्स क्या हैं, उनके डीमेरिट्स क्या हैं, किस तरह के बिजनेस के लिए कौन सी फॉर्म सही रहेगी, वो हम जान पाएंगे। तो लेट्स सी, a business enterprise is an institutional arrangement to form any business activity on the basis of ownership. Business enterprises can be divided into three categories. यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑनरशिप के बेस पे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जिनमें मैनेजमेंट और ऑनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में रहती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व रहती है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑनरशिप जो है प्राइवेट लोगों की रहती है, मैनेजमेंट भी प्राइवेट लोगों के हाथ में रहती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस में पब्लिक का मेन रोल रहता है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब यहाँ वन बाय वन करके हम सबका मीनिंग, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। Sole proprietorship, a firm, organization in which there is only owner of business. He himself manages and is the only receiver of all profits and losses. Sole proprietorship, एकल व्यापार, जिसका ऑनर भी एक ही पर्सन होता है और उनकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम भी वो अपने आप ही करता है। बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स भी उसी के होते हैं, अकेले के, और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो भी उसे ही बियर करने पड़ते हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, उसे चलाने का काम करता है, सारे प्रॉफिट्स भी उसी के हैं, सारे लॉसेस भी उसी को बियर करने पड़ते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स हम देखेंगे। सिंगल ऑनरशिप, ये मैंने अभी आपको बता दिया। वन इज अ सोल ऑनर, यानी कि एक अकेला ही मालिक होता है सारी एसेट्स और बिजनेस के रिसोर्सेज का। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, the business has no separate existence that of the business. All the assets and liabilities of the business are that of the businessman. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और मालिक, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो अलग अलग नहीं होती है। बिजनेस की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी बिजनेसमैन की ही हैं। बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो भी उसी का है, लॉस होता है अगर लाइबिलिटीज पे करनी है तो बिजनेसमैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप में दोनों अलग अलग नहीं है। बिजनेस की लाइबिलिटीज को
पे करने के लिए बिजनेसमैन की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करने के लिए किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। कंट्रोल द मैनेजमेंट, sole proprietor has full power to control and manage such organization. उस अकेले स्वामी को पास ही सारी पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की और उसे मैनेज करने की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे हमने अभी इस पॉइंट में नो सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा था कि बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स कि बिजनेस के लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है। The assets of business are not sufficient to meet its debts, कि अगर बिजनेस के डेब्ट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस की एसेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेब्ट्स। तो उन डेब्ट्स को, उन उधार को पूरा करने के लिए, पे करने के लिए ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। यानी कि उसका घर है, उसे बेच के भी डेब्ट्स पे किए जा सकते हैं, गाड़ी है, कुछ भी है, उसकी पर्सनल एसेट है, उसको सेल करके डेब्ट्स को पे किया जा सकता है। 6, सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की ये फॉर्म कुछ स्पेशल बिजनेस हैं उनके लिए ये सुटेबल रहती है, जैसे एग्रीकल्चर, खेती का काम, बेकरी की शॉप, ब्यूटी पार्लर, यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप ही सही रहती है। ठीक है, तो इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, सैलून, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म ही सही रहती है। नाउ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी फॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करना या इसको बंद करना इजी रहता है क्योंकि किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसे शुरू करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है और ना ही इसे बंद करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। क्विक डिसीजन, अ सोल ट्रेडर टेक्स अ डिसीजन क्विकली। अब एक अकेला व्यक्ति को ही सारे काम करने होते हैं, तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन लेने में डिले होता है, लेकिन जब एक अकेले को ही डिसीजन लेने हैं तो वो फास्ट डिसीजन लेता है, बिकॉज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबॉडी अबाउट हिज डिसीजन, क्योंकि उसके साथ उसके डिसीजन के बारे में डिसीजन के लिए कंसल्ट करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है, वो अकेला ही करता धरता है। सो सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं और क्विकली लिए जाते हैं, सारे काम जल्दी हो जाते हैं। सीक्रेसी, जब एक अकेला पर्सन ही सब कुछ करने वाला है, दे आर नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी, उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो उसके जो प्लान्स है बनाए हुए वो सीक्रेट रह जाते हैं, तो सीक्रेसी रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये इसकी मेरिट है। 4th, डायरेक्ट मोटिवेशन। अब डायरेक्ट मोटिवेशन इट मीन्स कि एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, बिजनेसमैन अकेला ही है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो सारे एफर्ट्स करता है, बदले में उसे जो रिवॉर्ड मिलता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो सारा उसी का है।
अब उसे पता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो सारा उसी का है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो वो मोटिवेट होता है कि जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा उसी के पल्ले में आएगा प्रॉफिट। फिफ्थ इज पर्सनल टच। द सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। सोल ट्रेडर जो है अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। इन दिस वे वर्क इज पॉसिबल एट लेस कॉस्ट एंड टाइम। तो इस तरह से काम जो है वो कम कीमत पर और कम टाइम में पॉसिबल हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ऑनर्स जो है अपनी पर्सनल सेविंग को लगा के काम को शुरू करता है, और एक अकेला पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपिटल लगा सकता है, या फिर उसकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड ही होती है, तो इसलिए फंड्स भी लिमिटेड ही होते हैं। अब ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, फंड जो है ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे अगर 4 लोग लगाएंगे या 10 लोग लगाएंगे। लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति ही लगाएगा तो फंड्स लिमिटेड रहते हैं। तो बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस को बढ़ाना है तब मुश्किल आती है लिमिटेड फंड में। सेकंड, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब यहाँ पे भी यही बात है, जब सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब सोल ट्रेडर जो है बिजनेस के सारे काम जो है वो अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में किसी तरह की एबिलिटी है, कुछ सारे काम कर सकते हैं और कुछ जो है सारे काम नहीं कर सकते। तो एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। अब उसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि फंड्स भी लिमिटेड से ही रहते हैं, तो वो हर तरह के एक्सपर्ट को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैंने आपको बता दिया कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहती है, यानी कि सारा रिस्क जो है उस सोल ट्रेडर को ही बियर करना पड़ता है। इसलिए सो ही कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड डिसीजन। इसलिए वो अपने आप को रिस्की डिसीजन को लेने के लिए पीछे ही रखता है, अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेगा उससे जो रिस्क होगा, जो लॉस होगा, वो उसे ही बियर करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी यानी कोई दिवालिया घोषित हो जाता है, और इलनेस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। मे लीड्स टू इट्स क्लोजर, यानी कि अगर उसकी वो सोल ट्रेडर है, अकेला ही सब कुछ करने वाला है, उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी बीमार हो जाता है, तो उसका बिजनेस जो है बंद भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। फिफ्थ, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब लिमिटेड फंड्स की वजह से, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स की वजह से इट कांट एक्सपेंड टू अ लार्ज स्केल। वो अपने बिजनेस को ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज owned by the members of undivided joint Hindu family and managed by the eldest member or manager of the family known as कर्ता। ये अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा चलाए जाते हैं। जो फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, जॉइंट फैमिली आपको पता है कि जो जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं, उन्हीं के द्वारा इसे चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है उस परिवार के सबसे बड़े मेंबर के द्वारा, जिसे कर्ता बोला जाता है, नॉन एज कर्ता। यानी कि कर्ता धर्ता वही होता है जो परिवार का मुखिया होता है। इट इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग से चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है। फीचर्स, फॉर्मेशन।
There should be at least 2 members in a family and some ancestral property to be inherited by them to form this type of business. तो यहाँ पे कम से कम एक फैमिली के 2 मेंबर होने चाहिए एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति होनी चाहिए बिजनेस में, ठीक है। यानी कि अपनी पूर्वजों की संपत्ति से ही किए जाने वाले बिजनेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उन सब की होती है, पूर्वजों की संपत्ति तो सबकी होती है फैमिली में, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस बिजनेस के टाइप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बाय बर्थ। जैसे ही फैमिली में किसी का बर्थ होता है, मेंबरशिप जो है ऑटोमेटिकली उसे मिल जाती है। कंट्रोल इन दिस बिजनेस इज मैनेज्ड होली बाय कर्ता ओनली। कर्ता के द्वारा ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। दूसरे मेंबर जो हैं सिर्फ उसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बातें उससे मनवा नहीं सकते, उनको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड। लेकिन दूसरे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितना उसका प्रॉपर्टी में उन मेंबर्स का हिस्सा है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि बिजनेस के ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड है? जहाँ जितना उनका उस प्रॉपर्टी में शेयर है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी की तरह इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ। इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में अगर किसी की मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इसका बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर मेंबर, अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। माइनर मीन्स जो 18 से कम एज के हैं। तो अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज, पूरी तरह से उसको मेंबर मान लिया जाता है। माइनर मेंबर को भी, जिनकी एज जो है वो 18 से कम है, वो भी इस फैमिली बिजनेस के मेंबर पूरी तरह से, फुल फ्लेज मीन्स पूरी तरह से मेंबर है। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही शुरू किया जा सकता है। मेरिट्स इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज़ द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। अब कर्ता के पास सारी पावर है डिसीजन को लेने की, ठीक है, तो कंट्रोल जो है इफेक्टिव रहता है। तो कर्ता सबसे पहले डिसीजन को ले लेता है, उसके पास पूरी पावर है डिसीजन को लेने की। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, तो द डेथ और ल्यूनेसी ऑफ कर्ता, यानी कि कर्ता के डेथ हो जाने पे या फिर ल्यूनेसी की उसका माइंड कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे वो पागल हो जाता है, तो इसका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, उसके बाद जो घर का बड़ा सदस्य है उसको वो पोजीशन दे दी जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। सिर्फ कर्ता को छोड़ के सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सीक्रेसी, अब कंप्लीटेड सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन्ड बाय कर्ता। कर्ता के द्वारा बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड सारी सीक्रेसी जो है वो कर्ता के द्वारा मेंटेन रखी जाती है। कर्ता जो है सारे डिसीजन लेता है और वो अपनी सभी बातों को सीक्रेट रखता है। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेड कैपिटल, देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज लिमिटेड टू इट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्योंकि उसमें पैतृक संपत्ति ही यूज होती है, इसलिए कैपिटल की शॉर्टेज रहती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, इन दिस ऑल द डिसीजन हैव टू बी टेकन बाय कर्ता। कर्ता के द्वारा ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं।
बट एक ही पर्सन सारे फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होता। यही लिमिटेशन हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में की थी कि एक ही पर्सन सारे फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होता। देयरफॉर समटाइम्स द डिसीजन टेकन आर नॉट फेवरेबल टू द बिजनेस। कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो बिजनेस के फेवर में नहीं होते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब अगर कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। सो ही हेजिटेट्स इन टेकिंग न्यू एंड रिस्की डिसीजन, इसीलिए वो नए और रिस्की डिसीजन लेने में हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है। अनबैलेंस डिसीजन, as karta is overburdened with work, he may take unbalanced decision। अब कर्ता ही सारे काम करने वाला होता है तो वो कई बार ओवरबर्डन हो जाता है एंड ही मे टेक अनबैलेंस डिसीजन, और कई बार जो है उससे सही डिसीजन नहीं लिए जाते। तो ये लिमिटेशंस थी हमारी हिंदू फैमिली बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज आप यहीं तक करेंगे, यहीं तक आप अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर कर लेंगे।